Hello viewers, this is Pankaj Goyal. We are talking about derivation of strings in a grammar for the given grammar. कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह दिए गए ग्रामर S implies 0 S1 और S implies 0 1 में हम लोग एक स्ट्रिंग 0414 को डिराइव कर सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से इस डेरिवेशन को समझते हैं और इस बार हमारा उद्देश्य है या हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक स्ट्रिंग डिराइव करके बताना है कि स्ट्रिंग जो डिराइव करनी है वो क्या है 0313। इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को हमें डिराइव करके बताना है। लेट अस रिप्रेजेंट दिस पार्टिकुलर स्ट्रिंग एज W। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं डेरिवेशन किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग का कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट सिंबल S से स्टार्ट होगा। अगर हम यहां पर देखें तो कौन कौन सी प्रोडक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों ही S प्रोडक्शंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप S implies 0 S1 अप्लाई करें या S implies 0 1 अप्लाई करें। अगर आपने S implies 0 1 अप्लाई किया तो फिर आप उस डेरिवेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए हम कौन सी प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे, S implies 0 S1। S implies 0 S1 को एक बार अप्लाई करने पर जो हमारे पास अगला सेंटेंशियल फॉर्म अपियर होगा दैट इज 0 S1। आपने ध्यान से देखा कि हमने वेरिएबल S को इस प्रोडक्शन की सहायता से किससे रिप्लेस कर दिया, 0 S1 से रिप्लेस कर दिया। एक बार फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा से प्रोडक्शंस लगा सकते हैं। चाहे तो हम S implies 0 S1 लगाएं या S implies 0 1 लगाएं। ध्यान दीजिए, ये सब क्या कहलाते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था, इन्हें हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल देम एज सेंटेंशियल फॉर्म्स। ये भी एक सेंटेंशियल फॉर्म है, ये भी एक सेंटेंशियल फॉर्म है, इसके आगे भी हमें सेंटेंशियल फॉर्म जनरेट होकर के मिलेगी। जिस सेंटेंशियल फॉर्म पर हम नेक्स्ट प्रोडक्शन अप्लाई करने वाले होते हैं उसे वर्किंग स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इस समय हमारी वर्किंग स्ट्रिंग क्या है, 0 S1, दिस इज द वर्किंग स्ट्रिंग। इसके ऊपर जो नेक्स्ट प्रोडक्शन हम अप्लाई करने वाले हैं वो कौन सी है, S implies 0 S1। उस प्रोडक्शन को लगाने पर जो अगला सेंटेंशियल फॉर्म हमें मिलेगा दैट इज 0 0 S1 1। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाला 0 और ये वाला 1 जो है वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। जो बीच वाला वेरिएबल S है उसे किससे रिप्लेस कर दिया गया है, 0 S1 से रिप्लेस कर दिया गया है। अब आप देखिए, ये वो मूवमेंट है जहां पर यदि आपने S implies 0 S1 को एक बार फिर से अप्लाई कर दिया तो स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी हो जाएगी और हमें जो स्ट्रिंग ड्राइव करनी है हम उससे थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। ध्यान रखिए कि 0 0 S1 1 भी एक सेंटेंशियल फॉर्म है और चूंकि अगली प्रोडक्शन हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं इसलिए इस समय ये वर्किंग स्ट्रिंग भी है, इसे हम वर्किंग स्ट्रिंग भी कहेंगे। यहां पर हमें दिख रहा है कि चूंकि हमें स्ट्रिंग 0313 डिराइव करनी है तो इस टाइम पर हमें स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने की जरूरत है, उसका डेरिवेशन टर्मिनेट करने की जरूरत है। किसी भी डेरिवेशन को टर्मिनेट करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए, स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए हमें ऐसी प्रोडक्शंस को लगाना पड़ता है जो टर्मिनेटिंग प्रोडक्शंस हैं, जैसे कि S implies 0 1। इस प्रोडक्शन की एक खास बात है कि इस तरह की प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो आप देख सकते हैं अगर आपने S implies 0 1 को यहां पर अप्लाई किया तो अगला सेंटेंशियल फॉर्म जो हमारे पास आएगा वो होगा 0 0 1 1। और ये कैसे आया, हमने 0 0 और 1 1 को उसकी अपनी जगह पर रहने दिया, केवल बीच में जो वेरिएबल S था उसे किससे रिप्लेस कर दिया गया, S implies 0 1 वाली प्रोडक्शन लगा के 0 1 से रिप्लेस कर दिया गया। ये भी एक सेंटेंशियल फॉर्म है, मगर चूंकि इस सेंटेंशियल फॉर्म के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग को आप लिखने का तरीका ये भी अपना सकते हैं 0313, और ये स्ट्रिंग भी किसको बिलोंग करती है, वी से दैट LG को बिलोंग करती है, यानी कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर को बिलोंग करती है। यहां पर एक सवाल ये आता है हमारे सामने कि क्या एक लैंग्वेज के अंदर सिर्फ यही दो स्ट्रिंग होंगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये स्ट्रिंग 0313 किसको बिलोंग कर रही है, LG को बिलोंग कर रही है। अब LG को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज, अगर ये गिवन ग्रामर है तो व्हाट इज LG। तो LG की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से लिखी जाती है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी, ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ऑल दोज स्ट्रिंग्स W। आप जानते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में सिंबल्स कौन से किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
फिर से मैं आपको एक बार यहां बताना चाहूंगा कि वो सिंबल्स जो कि अंग्रेजी अल्फाबेट के आखिरी के सिंबल्स हैं, जैसे कि UV, W, X, Y और Z, इनका उपयोग किया जाता है स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ध्यान रखिए, स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा, इन स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है किन स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स मींस सिग्मा यूनियन वेरिएबल्स, दोनों पर बेस्ड स्ट्रिंग मींस अल्फा, बीटा, गामा से हम उन स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिनके अंदर की टर्मिनल्स और वेरिएबल्स दोनों आएंगे। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उदाहरण के लिए अल्फा का इस्तेमाल किया जा सकता है दैट अल्फा इज इक्वल टू 00S11। अब इस स्ट्रिंग के अंदर टर्मिनल्स भी हैं 0 और 1 और साथ में वेरिएबल्स भी हैं। ऐसी स्ट्रिंग्स के लिए हम लोग अल्फा, बीटा, गामा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर केवल टर्मिनल सिंबल्स हों जैसे कि 0, 1, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? W का यूज कर सकते हैं या फिर X का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऊपर बताए गए लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान देना होगा कि जिस किसी भी पार्टिकुलर सिंबल का उपयोग हम किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, फिर वो सिंबल उस पार्टिकुलर लैंग्वेज के टर्मिनल सिंबल्स के सेट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम किसी दूसरे सिंबल का उपयोग करते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखिए ध्यान से। ये जो आप डेरिवेशन यहां पर देख रहे हैं, जब मैंने स्टार्ट सिंबल S से 0S1 को डिराइव किया तो कैसे किया? S इंप्लाइज 0S1 नाम की प्रोडक्शन को लगाकर किया। कितनी बार अप्लाई किया? सिर्फ एक बार। इसीलिए इस डेरिवेशन को हम कहते हैं वन स्टेप डेरिवेशन। फिर से याद रखिए क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम कहेंगे वन स्टेप डेरिवेशन, क्योंकि एक प्रोडक्शन को हमने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया है। इसी तरह 0S1 से 00S11 कैसे मिला हमें? S इंप्लाइज 0S1 नाम की प्रोडक्शन को एक बार अप्लाई करके मिला, तो ये भी वन स्टेप डेरिवेशन है। अगर हमें कभी रिप्रेजेंट करना हो कि मल्टी स्टेप डेरिवेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे लिखने का तरीका होगा जैसे कि इसी डेरिवेशन को अगर मैं एक साथ रिप्रेजेंट कर देना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि स्टार्ट सिंबल S से मैंने डिराइव किया मल्टीपल स्टेप्स में। स्टार सिंबल पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? डेरिवेशन सिंबल के ऊपर, डिराइव वाले सिंबल के ऊपर एक स्टार लगाया गया है, जो ये बताता है कि ये मल्टी स्टेप डेरिवेशन है। और मल्टी स्टेप डेरिवेशन किस पर बेस्ड है? ग्रामर G के प्रोडक्शंस पर। तो डेरिवेशन सिंबल के नीचे G लिख देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने किसको डिराइव किया? 0313 को। अब ये क्या बता रहा है हमें यहां पर कि स्टार्ट सिंबल S से हमने स्ट्रिंग 0313 को डिराइव किया है। और कैसे डिराइव किया है? स्टार बता रहा है कि मल्टीपल स्टेप डेरिवेशन है और G बता रहा है कि बेस्ड ऑन ग्रामर G, यानी ग्रामर G की प्रोडक्शन पर बेस्ड। अब हम एक बार फिर से आ जाते हैं जहां पे हमारी बात चल रही थी कि LG यानी लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर G को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम बोलते हैं LG इज इक्वल टू W। W बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स करेगा? W सिग्मा स्टार को, विच मीन्स दैट W इज ए स्ट्रिंग मेड अप ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। फिर बोला जाता है सच दैट, मैं शॉर्ट में ST लिख रहा हूं, सच दैट वी कैन डिराइव दिस स्ट्रिंग W फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल S। यानी हम स्टार्ट सिंबल S से इस स्ट्रिंग W को डिराइव कर सकते हैं। और कितने स्टेप्स में डिराइव कर सकते हैं? वी कैन डिराइव इट इन मल्टीपल स्टेप्स। और यहां पर मैं लिख दूंगा W, विच मीन्स दैट कि आप वो सारी स्ट्रिंग्स W LG में आएंगी जिन्हें कि आप उसकी दिए गए ग्रामर की स्टार्ट सिंबल से मल्टीपल स्टेप्स में डिराइव कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सी बात है। वर्किंग स्ट्रिंग क्या होती है हमने यहां पर ये सीखा, किस तरह हम स्ट्रिंग को डिराइव कर सकते हैं, LG की डेफिनेशन क्या होती है ये हमने सीखा। और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि अगर स्ट्रिंग जो है वो केवल टर्मिनल की हो तो उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्ट्रिंग अगर टर्मिनल और वेरिएबल दोनों की हो तो उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या इस ऊपर दिए गए ग्रामर से सिर्फ यही दो स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन दो इस ग्रामर से बहुत सारी स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट है
उसे हम लोग कहते हैं टोटल लैंग्वेज ट्री। क्या कहते हैं? टोटल लैंग्वेज ट्री। टोटल लैंग्वेज ट्री बनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम ये पता कर पाए कि कौन सा सेट है जो कि इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को बिलोंग कर रहा है, या इस पार्टिकुलर ग्रामर से कौन सा सेट ऑफ स्ट्रिंग जो है वो जनरेट किया जा सकता है। अब देखिए टोटल लैंग्वेज ट्री हम किस तरह से बनाते हैं। टोटल लैंग्वेज ट्री हम लोग किस तरह से बनाते हैं, अब ये हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रोडक्शंस को लिखने का तरीका क्या है। हमारे पास एस की दो प्रोडक्शंस थी। एक प्रोडक्शन थी एस इंप्लाइज 0S1 और दूसरी प्रोडक्शंस थी एस इंप्लाइज 01। अब आपको ये पता है कि इन दोनों ही प्रोडक्शंस को हम एस प्रोडक्शन कहकर बुलाते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है एस। इसलिए इस प्रोडक्शन को एस प्रोडक्शन कहकर बुलाया जाता है। अगर किसी प्रोडक्शन के लेफ्ट में एक सिंगल वेरिएबल होगा ए, तो उस प्रोडक्शन को ए प्रोडक्शन कहकर बुलाया जाएगा। अगर किसी प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा बी, तो उसे हम बी प्रोडक्शन कहकर बुलाएंगे। अब अगर यहां दो प्रोडक्शंस हैं तो इन्हें एक साथ भी कैसे लिखा जा सकता है, एब्रीवेटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में या थोड़ी जगह में लिखने का तरीका क्या है वो देखिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस इंप्लाइज 0S1, उसके बाद एक बार का सिंबल लगाते हैं जो डिस्टिंग्विश करता है कि ये दो अलग अलग प्रोडक्शंस हैं, और फिर लिख सकते हैं 01। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक साथ लिखने का तरीका है प्रोवाइडेड दैट कि वो सारी प्रोडक्शंस एक जैसी हों, एक ही तरह की हों, एक वेरिएबल को बिलोंग करती हों। तो चूंकि दोनों ही एस प्रोडक्शंस थी तो हमने दोनों को जोड़ करके लिख दिया। अब देखिए इनसे टोटल लैंग्वेज ट्री हम कैसे बनाएंगे। टोटल लैंग्वेज ट्री का जो बनाने का तरीका है वो बात कहां से शुरू होती है, स्टार्ट सिंबल एस से हम लोग उसे बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि यहां पर एस की दो प्रोडक्शंस हैं, हम दोनों ही प्रोडक्शंस को अप्लाई करेंगे इस ट्री पर। इस ट्री की दो ब्रांचेस निकल के हमारे सामने आएगी। एक ब्रांच का हम रखेंगे 01। ये हमें कैसे मिला, तो हम कहेंगे हमने इस डायरेक्शन में एस इंप्लाइज 01 वाली प्रोडक्शन लगाई है। दूसरी तरफ हम लिखेंगे 0S1 और कहेंगे कि हमने इस डायरेक्शन में कौन सी प्रोडक्शन लगाई है, एस इंप्लाइज 0S1 वाली प्रोडक्शन लगाई है। अब आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है जिसे आप फर्दर आगे इलेबोरेट नहीं कर सकते, नहीं बढ़ा सकते, मगर ये एक सेंटेंशियल फॉर्म है जिसे कि आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल एस आ रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस सेंटेंशियल फॉर्म को, ये जो हमारा नोट बन रहा है यहां पर, इसके ऊपर फिर से हम एस की दोनों प्रोडक्शंस लगाएंगे। इस वाले एस को आप किससे रिप्लेस करोगे, एक तरफ लगाओगे आप एस इंप्लाइज 01, तो आपको स्ट्रिंग मिलेगी 0011, और दूसरी तरफ आ जाएगा 00S11। ये स्ट्रिंग कैसे आई है, जब आपने वेरिएबल एस को एस इंप्लाइज 01 प्रोडक्शन की हेल्प से रिप्लेस किया तो आपको मिल गया 0011। वहीं दूसरी तरफ जब आपने एस को रिप्लेस किया 0S1 से तो आपको एक और सेंटेंशियल फॉर्म मिल गया 00S11। एक स्टेप और आगे चलते हैं इसी तरह से, तो हम देखेंगे कि हमें अगली स्ट्रिंग यहां पर मिल रही है 000111, और अगला सेंटेंशियल फॉर्म हमें मिल रहा है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे 03S13, इसका मतलब होगा 000S1111। अब इसी बात को आगे हम एक्सपेंड करते हैं, फिर से एक बार और देखते हैं। इसको अगर एस इंप्लाइज 01 लगा के आगे बढ़ाया गया तो हमें क्या मिलेगा, 0414, जो कि एक स्ट्रिंग है, और दूसरी तरफ एक सेंटेंशियल फॉर्म मिलेगा 04S14। ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। थोड़ा सा ट्री जनरेट करने के बाद हमें एक जनरल आइडिया लगता है कि इस दिए गए ग्रामर से जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं, उन सारी स्ट्रिंग्स का एक पार्टिकुलर फॉर्मेट है। और हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि उस ग्रामर के अंदर जो सेंटेंसेस स्ट्रिंग्स आ रही हैं, उन सारी स्ट्रिंग्स में पहले सारे 0 आ रहे हैं, फिर सारे के सारे 1s आ रहे हैं। सो हम यहां क्लेम कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर दिए गए ग्रामर से, इस ग्रामर से जो हमारे पास इस टोटल लैंग्वेज ट्री को देखकर हमें मालूम चल रहा है, जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनका फॉर्मेट होगा 0 की पावर n, 1 की पावर n। यानी पहले सारे 0 आएंगे, फिर सारे 1 आएंगे, और जितने 0 होते हैं किसी भी स्ट्रिंग में आप देख रहे हैं कि उतने ही 1 भी होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 0 n 1 n।
और इसके साथ में आपको बताना होता है कि एन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो एन की मिनिमम वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है सबसे छोटी स्ट्रिंग से। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है, इट इज 0 1। तो आप क्या कह सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन की मिनिमम वैल्यू होगी यहां पर 1 या फिर 1 से बड़ी। तो आप लिखते हो कि एन की वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये पार्टिकुलर सेट हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज इक्वल टू एल जी। हमने एक जनरल फॉर्मेट निकाल दिया। किस बात का जनरल फॉर्मेट है ये जनरल फॉर्मेट है ग्रामर जी से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स का। अगर इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और एक बार फिर से एक छोटा सा मॉडिफिकेशन के साथ इस ग्रामर को देखें, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 एस प्रोडक्शंस हैं और इनको मैं थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर रहा हूं ऊपर वाले ग्रामर में, कि मेरे पास एस की जो 2 प्रोडक्शंस हैं वो हैं एस इंप्लाइज 0s1 और बार लगा के लिख रहा हूं, मीन्स ये दूसरी प्रोडक्शन है, और मैं यहां लिखता हूं नल। मीन्स जो ग्रामर जी मुझे गिवन है उस ग्रामर जी के अंदर मैंने केवल यही 2 प्रोडक्शंस लेकर चल रहा हूं। कौन कौन सी 2 प्रोडक्शंस हैं, एस इंप्लाइज 0s1 और एस इंप्लाइज नल। एस इंप्लाइज नल का मतलब यह है कि वेरिएबल एस को हटाकर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, विच मीन्स नथिंग, वहां पे कुछ नहीं आएगा। मीन्स एस हट जाएगा और एस की जगह पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हम इस दिए गए ग्रामर के हिसाब से टोटल लैंग्वेज ट्री को बनाने की कोशिश करें तो ये टोटल लैंग्वेज ट्री भी कहां से बनना स्टार्ट होगा, स्टार्ट सिंबल एस से बनना शुरू होगा। इसके भी 2 एस प्रोडक्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। यहां पे क्या आएगा, एस इंप्लाइज नल, और यहां पर क्या आ जाएगा 0s1। फिर उसके बाद हम 0s1 को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं इस ब्रांच ट्री स्ट्रक्चर को। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए अगर मैंने इस वाले उसके ऊपर भी लगाया तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए ध्यान से, एस इंप्लाइज नल लगाया तो एस रिप्लेस हो जाएगा नल से और स्ट्रिंग में क्या बचेगा, केवल 0-1 बचेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने इस एस पर एस इंप्लाइज 0s1 वाली प्रोडक्शन को लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर आई विल गेट 00s11, ये सेंटेंशियल फॉर्म मिलेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आगे मुझे इसमें और लगाना है, अप्लाई करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, 2 स्ट्रिंग मुझे मिल गई है, एक नल एक 0-1। एक बार फिर से लगा दीजिए एस इंप्लाइज नल, एस इंप्लाइज 0s1, तो यहां क्या मिलता है 0011, ये एस इंप्लाइज नल लगा करके मिला है। और यहां क्या मिलता है मुझे, आई गेट 03s13। और एक स्टेप में से आगे बढ़ा लेता हूं, देखिए इस स्ट्रिंग को भी ध्यान से देखिए, इसका कोई फॉर्मेट बन रहा है क्या आपके दिमाग में। इसको मैं अगर एस इंप्लाइज नल से रिप्लेस करूंगा तो क्या बनेगा 0313, और अगला सेंटेंशियल फॉर्म मेरे पास क्या आएगा 04s14, और यही स्ट्रक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये भी एक स्ट्रिंग आपके पास आ गई। फिर से आप देख सकते हैं कि जो इस समय एलजी का एक जनरल फॉर्मेट निकल के आ रहा है, एक जनरल फॉर्म निकल के आ रहा है, तो आप देख सकते हैं पहले सारे 0 आ रहे हैं, फिर सारे 1 आ रहे हैं। और यहां पर सबसे खास बात यह है कि 0n 1n हमारा इसका जनरल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, और वो चेंज है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो यहां पर आ रहा था, उसकी जगह पर हम जब देखेंगे कि इस केस में सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है, इट इज नल। तो यहां पर जो n की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, n विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट कि सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, नल है, फिर उससे बड़ी स्ट्रिंग 0-1 है, उससे बड़ी स्ट्रिंग 0011 है। तो इस तरह से हम दिए गए ग्रामर के लिए क्या पता कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस दिए गए ग्रामर से हम उससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स का सेट, यानी कि एलजी, लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी, किस तरह से निकाल सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल और एक बार सॉल्व करके देखते हैं, जो थोड़ा सा इससे इलेबोरेटेड है, थोड़ा सा बड़ा है। इस छोटे से एग्जाम्पल को मैं आपके सामने इस तरह से रख रहा हूं कि मेरे पास ग्रामर की जो प्रोडक्शंस हैं वो इस तरह से गिवन है। एस इंप्लाइज, पहली प्रोडक्शन है एस इंप्लाइज 0s1, दूसरी है 0a1, और फिर मेरे पास ए की 2 प्रोडक्शंस हैं, ए इंप्लाइज 1a/1। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस ग्रामर में 4 प्रोडक्शंस हमारे पास हैं, 2 एस की प्रोडक्शंस हैं और 2 ए की प्रोडक्शंस हैं। अब आप देखिए यहां पर स्टार्ट सिंबल एस से हम लोग फिर से टोटल लैंग्वेज ट्री बनाना शुरू करेंगे। सिंस हमारे पास एस की केवल 2 प्रोडक्शंस हैं तो हमारे पास इसकी 2 ब्रांचेस होंगी इस तरह से। एक ब्रांच होगी 0s1, ये मुझे कैसे मिल रही है, एस इंप्लाइज 0s1 वाली प्रोडक्शन लगा करके मिल रही है, और दूसरी ब्रांच जो होगी दैट विल बी 0a1।
फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इन चारों प्रोडक्शन में से सिर्फ एक ही ऐसी प्रोडक्शन है A implies 1, ये वाली प्रोडक्शन A implies 1, जिसमें कि राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है, यानी जब भी हमारा डेरिवेशन टर्मिनेट होगा वो इसी पार्टिकुलर प्रोडक्शन की हेल्प से होगा। तो हम एक क्रम बनाएंगे कि एक पार्टिकुलर तरफ हम एक ही पार्टिकुलर प्रोडक्शन को अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए मैंने इस बार S implies 0A1 को अप्लाई लेफ्ट में किया है तो मैं हर बार लेफ्ट में ही करूंगा। S implies 0S1 को मैंने राइट में अप्लाई किया है तो मैं राइट में ही करूंगा। देखिए आगे हम लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए कौन सा वेरिएबल है A, और एक ही मेरे पास दो प्रोडक्शंस है, A implies 1 है और A implies 1। तो मैं A implies 1 को अप्लाई करता हूं सबसे पहले, तो मुझे क्या मिलेगा 0 1 1। A को 1 से रिप्लेस कर दिया, ये 0 और 1 अपनी जगह पर रहेंगे। और दूसरी प्रोडक्शन है A implies 1A, तो मुझे मिलेगा 0, A की जगह मैं लिखूंगा 1A और दूसरा वाला 1 जो है वो अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, आप इस एक छोटे से एप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा कि पुराने सिंबल्स जो होते हैं जब तक कि वो प्रोडक्शन का पार्ट ना हो उन्हें रिप्लेस नहीं किया जाता, वो अपनी जगह पर बने रहते हैं। केवल वही उतने ही सिंबल्स रिप्लेस किए जाते हैं जो कि प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो हमने A को किससे रिप्लेस किया 1A से। सिमिलरली हम इस वाले वेरिएबल S पे भी क्या कर सकते हैं, दो प्रोडक्शंस लगा सकते हैं। कौन कौन सी दो प्रोडक्शंस हैं, S implies 0S1, S implies 0A1। सिंस मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं 0A1 लेफ्ट में ले जाऊंगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं 00A11 और राइट में मैं लिखूंगा यहां पर 00S11। ध्यान दीजिए यहां पर 0 और 1 दोनों ही सेंटेंशियल फॉर्म में अपनी अपनी जगह पर हैं। इस तरफ आते समय इस तरफ मैंने प्रोडक्शन लगाई है तो वेरिएबल S को रिप्लेस किया है S implies 0A1 से, और यहां वेरिएबल S को रिप्लेस किया गया है S implies 0S1 से। अब इसी डेरिवेशन स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते चलेंगे, एक एक करके प्रोडक्शन लगाएंगे। देखिए ये 0 1 1 एक स्ट्रिंग है, जनरेट हो गई है, इस पर मैं कोई और नई प्रोडक्शन नहीं लगाना है। अब स्टार्ट करिए, यहाँ पर वेरिएबल A है, A पर हम फिर से दो प्रोडक्शन लगा सकते हैं। A implies 1, ये मैंने A implies 1 लगाया तो क्या आ जाएगा 0 1 1 1, और मैंने दूसरा लगाया A implies 1A, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 1। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड वहीं की वहीं है। वेरिएबल A को मैं किससे रिप्लेस करूंगा 1A से, तो मैंने यहां लिखा 1A, और जो राइट हैंड साइड में 1 था वो भी अपनी जगह पर एडिट आ गया है। इस एप्लीकेशन में जब भी आप A implies 1 लगाएंगे तो आपको एक स्ट्रिंग जनरेट होती हुई यहां पर मिलेगी विच इज 0 1 1 1। फिर आप आगे बढ़िए, देखिए इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए और स्ट्रिंग्स को भी ध्यान से देखते जाइए। अब यहां पर देखिए मेरे पास फिर से 00A11 करके एक सेंटेंशियल फॉर्म है, इस पर मैं एक ही प्रोडक्शन लगा सकता हूं। मैंने A implies 1 की प्रोडक्शन लगाई तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए दो जीरोज हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन जब मैं A को 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो 1 1 2 और 3 टोटल मेरे पास 3 1s आ जाएंगे। ये मेरी एक और स्ट्रिंग जनरेट हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने A implies 1A नाम की प्रोडक्शन यूज की तो ये सेंटेंशियल फॉर्म आएगा 0 2 1A 1 2। फिर हम इस वाले सेंटेंशियल फॉर्म पर आ जाते हैं। यहां पर आप अप्लाई करिए प्रोडक्शन रूल्स, तो क्या बनेगा, दिस विल कम आउट टू बी 0 3A 1 3। आप देख सकते हैं कैसे आया, मैंने S की जगह पे लिखा S implies 0A1 वाली प्रोडक्शन को लगाया और मुझे क्या मिल गया 03A13। सिमिलरली राइट हैंड साइड में यदि मैं S implies 0S1 वाली प्रोडक्शन को यूज करता हूं तो यहां जो सेंटेंशियल फॉर्म आएगा दैट इज 03S13। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर कितनी स्ट्रिंग्स हो गई हैं, 1 2 3, और क्विक जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। ये अगर आप धीरे धीरे पूरा ट्री आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको एक एक करके स्ट्रिंग्स जो है वो मिलती चली जाएंगी। जैसे आप यहां देखिए, अगर मैं इसके ऊपर A implies 1 लगा देता हूं तो मुझे एक स्ट्रिंग मिल जाती है 0 1 की पावर 4, और अगर मैं A implies 1A लगा देता हूं तो मुझे एक स्ट्रिंग मिल जाती है 0 1 1 1A 1, एक स्ट्रिंग और मिल गई मुझे। अगर मैं यहां पर A implies 1 लगा देता हूं तो मुझे एक स्ट्रिंग मिल जाती है 0 2 1 4, और अगर मैं 1A लगा देता हूं तो मुझे स्ट्रिंग मिलती है 0 2 1 1A 1 2। सिमिलरली अगर यहां पर मैं A implies 1 लगा देता हूं तो मुझे स्ट्रिंग मिलती है 0 3 1 4, और 1A लगाता हूं तो मुझे एक स्ट्रिंग मिलती है 0 3 1A 0 3 1A 1 3। इस पूरे सेट में आप देख रहे हैं एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। इस तरह से आपको कई सारी स्ट्रिंग्स जो मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाई हैं, ये आपको स्ट्रिंग्स यहां पर मिल रही हैं। जहां स्ट्रिंग मिल जाती है उस पर्टिकुलर ब्रांच को फिर हम आगे फर्दर एक्सप्लोर नहीं करते। अब यहां भी आप क्या देख रहे हो कि पहले सारे 0 आ रहे हैं फिर सारे 1 आ रहे हैं। किसी भी स्ट्रिंग को देख लीजिए आप, या आपको आइडिया लगाना सीखना पड़ेगा, इतने डेरिवेशन ट्री में आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। पहले सारे 0 हैं फिर सारे 1 हैं, ठीक बात है।
मगर पिछली बार की तरह हम यहाँ 0 और 1 दोनों की पावर n नहीं ले सकते। क्यों n नहीं ले सकते? क्योंकि 0 की संख्या अलग है और 1 की संख्या अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमें लिखना पड़ेगा कि जनरल फॉर्मेट आ रहा है 0 की पावर m 1 की पावर n का। जहां पर आप हर एक स्ट्रिंग को देखिए गौर से, यहां 4 1 है, एक ही 0 है, यहां 4 1 है, 2 0 है, यहां 3 1 है, 2 0 है। हर बार आप देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है उसमें 1 की संख्या ज्यादा है, उसमें 1 की संख्या ज्यादा है। किसी भी स्ट्रिंग को देख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? यू विल राइट दैट कि n इज ग्रेटर देन m, इक्वल टू भी नहीं लगाएंगे यहां पर, n इज ग्रेटर देन m, और साथ में m बोलेंगे कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपको कहां से मिला? क्योंकि आपकी सबसे छोटी स्ट्रिंग थी 0 1 1, जिसके अंदर कम से कम एक 0 जरूर आ रहा था। इसलिए आप लिखेंगे कि m की वैल्यू तो इक्वल टू 1 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू हमेशा m से ज्यादा रहेगी। वो 1 ज्यादा भी हो सकती है, 2 ज्यादा भी हो सकती है और 3 ज्यादा भी हो सकती है। ये जो सेट है हमारा, दिस सेट इज कॉल्ड एज LG और लैंग्वेज जनरेटेड बाय द गिवन ग्रामर G। इस तरह से टोटल लैंग्वेज ट्री की सहायता से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी पार्टिकुलर दिए गए ग्रामर से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग का सेट क्या होगा। I think this much is sufficient for today. All the best. Review, and if there are certain questions, you can ask me back. Thank you.